हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो अपना अध्याय 2 चल रहा था। अध्याय 2 में हमने कुछ और भी वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और आज हम अध्याय 2 का जो एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अध्रुवीय स्थिति में विभव की गणना करना, ठीक है। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, उसके अध्रुव, देखिए दो तरह से बन सकते हैं क्वेश्चन। एक अध्रुवीय स्थिति कहेगा और एक ऐसे कह सकता है कि निरक्षीय स्थिति। बात दोनों एक ही है, समझ में आया? या अध्रुवीय स्थिति कहा जाए या तो निरक्षीय स्थिति कहा जाए, दोनों बात ही एक ही है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया था। वैद्युत द्विध्रुव क्या है हमने आपको बहुत बार इसको बताया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर अध्रुवीय स्थिति में आपको विभव की गणना करनी है, मतलब बात समझिए, कहने का मतलब क्या होता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है तो इसकी दो तरह, जैसे मान हमने कहा कि आपको पता है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है क्या होता है, अगर दो आवेश जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पे होते हैं, ठीक है, दो आवेश जब एक दूसरे से बहुत ही क्या हो, अल्प दूरी में हो, तो इस तरह से जो निकाय बनता है क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के दो तरह की स्थिति बनते हैं। एक, अगर इसके अक्ष पे कहीं आप पॉइंट लेना, मान लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे विभव की गणना करना चाहते हैं, ठीक है, और फिर इसके कारण मतलब इस पॉइंट पे विभव की गणना करना चाहते हैं, तो देखिए ये जो है ना, ये निरक्षीय स्थिति कहलाता है। जब मतलब इसके अक्ष पे ना हो, आपको पता है इससे जो ये जो लाइन जा रहा है, इससे जो रेखा जाएगी वो सब इसके अक्ष पे कहलाएंगे, ठीक है, अक्ष पे स्थित होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति। अगर इसके इधर हम कहीं पर विभव की गणना करना चाहते हैं तो वो कहलाता है अपना निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो दो कंडीशन बनते हैं। तो पिछले वीडियो हमने एक डिस्कस कर लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति में विभव होता है वो कितना होता है, इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बस मतलब देखेंगे कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उसके कारण जो उसके अध्रुवीय यानी निरक्षीय स्थिति में जो विभव होगा वो कितना होगा, इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें, आपके पास जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपके पास, एक ए प्लस क्यू है और ये आपको क्या है, ये आपका ए माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू और ये आपका माइनस क्यू। ये दो आवेश है और इनके बीच की दूरी पता है आपको कितना ले जाता है, जो इनके बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगा, 2l मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, 2l जो इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके मतलब इसके अक्ष के बाहर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहां पर एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है, जो इसके ठीक, इसको ठीक क्या करता है, लंबार्धक करता है, ठीक है। इसके बाहर हमने एक पॉइंट P लिया जो इसको ठीक क्या करता है, लंबार्धक करता है, यानी इसके लंबार्धक, ऐसे कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है। इस P के कारण क्या होगा, अब देखिए आपको इस पॉइंट P पे क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर आपको वैद्युत द्विध्रुव बताना है कि कितना होगा। अब बात समझिए, आपको पता है कि ए इसका क्या है, लंबार्धक है, ठीक है, ए इसके मध्य बिंदु से होकर जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है इसके मध्य बिंदु से, तो ये दो भागों में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी इस भाग की अगर हम बात करें तो ए भाग कितना होगा, एल होगा। आपको पता है पूरा कितने का है, 2l। अगर हम कहें कि ये पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है, तो आपको पता है ए और बी, ए दोनों की लंबाई, यहां से पूरी लंबाई कितना है, 2l है। तो अगर हम कहें कि इस सी पर, इस सी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो आप कह सकते हैं जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BC, यानी AC और BC दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ए भी कितने का होगा, ए भी होगा स्मॉल l का, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब हम इससे r दूरी पर क्या, मतलब r दूरी, यानी मान लेते हैं हम कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ पर जो कोई पॉइंट P है, यहाँ पर आपको विभव की गणना करनी है। इसकी दूरी कितनी है, r है, ठीक है, यहां से जो इसकी दूरी है वो है r, यहाँ पर आपको विभव की क्या करनी है, गणना करनी है, ठीक है, ओके। अब समझिए
अब हम क्या करते हैं, इस P को A से मिला देते हैं। अगर आप फिगर समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे इस P को हम B से मिला देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एक फिगर बन जाता है, दो त्रिभुज इससे बन जाते हैं। एक त्रिभुज क्या बनता है, APC, और एक बनता है BPC, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब आपको पता है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, क्या लगाएं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AL है और AR है। एल क्या है, आधार है, आर क्या है, ऊंचाई है। तो आपको पता है कि ए इसका कर्ण होगा, और कर्ण कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से इतना हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर एपी की बात करें तो एपी कितना लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम बात करें पीबी की, तो पीबी को हम कितना लिख सकते हैं, इस ए भी एल है, ए भी आर है, तो पीबी को हम भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर और प्लस क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ए, यहां पर देखिए, अगर आपका जो दो त्रिभुज बना हुआ है एपीसी और आपका बीपीसी, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या आपको पता है, हम लिखेंगे पहले माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई 2L है, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लेना है, माना AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 2L है। कितना है, 2L। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, तथा यहां पर और लिख दें, तथा वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर कोई बिंदु P है, जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इसको समझिएगा, हमने क्या कहा, माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए ए बी हमने क्या मान लिया, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना है, 2L है, तथा वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर, ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव का लंबार्धक है, कोई बिंदु क्या है, P है। देखिए कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। ये बात समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आई। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि इसके बाहर इस AB जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बाहर एक बिंदु क्या कर, P ले लिया, ठीक है। अब P पर क्या करना है, आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। इस P पे क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब एक बात बताइए कि इस P पर वैद्युत विभव की गणना करनी, आपको फिगर अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको पता है कि ए डिस्टेंस पूरा क्या है, 2L का है, तो L का होगा। ए हमने इससे दूरी, देखिए हमने लिखा है कि इसके लंबार्धक पर कोई बिंदु P है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ऐसा मान सकते हैं इसके लंबार्धक से कोई बिंदु क्या है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। अगर आप देखे होंगे, चित्र भी एक बार बना लेते फिर से। आपको पता है ये आपका प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये आपका R, ये आपका हो गया A B C, और ये आपका L, A B L, ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये जगह अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है।
तो अगर आप देखेंगे चित्र में अगर आप चित्र में देखें तो आपको पता है कि जितना एपी है, ठीक है, जितना क्या है एपी है उतना ही क्या है पीबी है। और ये दोनों किसके बराबर है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है, किसके बराबर है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं प्लस क्यू। अच्छा बताइए, अगर इसमें हमने बताया था कि टोटल अगर आपको विभव निकालना है, किसी निकाय का जो कुल विभव आपको निकालना होता है, कैसे निकाला जाता है कि हम देखें जितने भी आवेश हैं, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी आवेश होते हैं, जैसे आप देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई विभव निकालना है और बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, बहुत सारे आवेश हैं, Q6, और इस पे विभव की गणना करनी है। तो आपको पता है इसके कारण भी इसमें विभव होगा, फिर इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, इसके कारण भी और इसके कारण भी, सभी के कारण से विभव उत्पन्न होगा। अब बताइए इसमें टोटल विभव कितना होगा, टोटल परिणामी विभव कितना होगा बताइए। तो जो इस सबका विभव है ना, सबको अगर जोड़ लेंगे ना तो वही क्या निकलता है? परिणामी विभव निकलता है, ठीक है। हमने बताया था कि जो विभव होता है क्या होता है? एक अदिश राशि होती है और इसको हम साधारण बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको साधारण हम बीजगणितीय रूप से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। तो अगर आप देखें, हम पहले चेक करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा? तो अगर हम कहें कि इसके कारण जो विभव होगा वो क्या होगा? V1 है, तो V1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा? आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 बटे, अरे क्या है प्लस क्यू ना, क्यू बटे क्या हो जाएगा? बीच की दूरी। अगर हम बात करें एपी तो क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं ना कि यही तो फॉर्मूला पढ़े ना कि विभव का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या आर पढ़ा हमने। तो क्यू बटे आर मतलब आर क्या होता है? बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पर बीच की दूरी क्या है? एपी है। अगर आप इसी को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए छोड़िए ऐसे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लिख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो अगर हम कहें कि ये क्या है? V2 है, मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण P विभव क्या होगा? ये अगर हम कहें कि V2 है तो V2 पर क्या हो जाएगा? V2 पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस क्यू बटे आर। या इसको इतना भी लिख सकते हैं आप, ये V2 है, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे आर। देखिए V2 अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 2, क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें माना P पर परिणामी विभव V है, ठीक है। माना P पे क्या हो गया? परिणामी जो टोटल विभव है वो क्या है? V है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि V बराबर क्या निकल जाएगा? V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। V1 क्या है? V1 प्लस क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर R नहीं है, ठीक है। यहाँ पर R की जगह आप क्या लिखिए? सिंपल सी बात है, R जगह आप लिखिए PB लिखिए। बीच की दूरी क्या है भाई? यहाँ पर P है तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी? PB हो जाएगी, ठीक है। बीच की दूरी क्या हो जाएगी? PB। ये आपको हो जाएगा PB कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये PB है ना, ये क्या है? PB है, तो हमको पता है कि PB और AP आपस में क्या है? बराबर है। जितना AP है उतना ही क्या है? PB। हमने अभी यहाँ लिखा था, क्या लिखा था कि जो AP होगा
ये बराबर होगा किसके, पीबी के, और ये बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एपी और पीबी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः जहां एपी है वहां हम पीबी रख सकते हैं, या जहां पीबी है वहां क्या रख सकते हैं, एपी। तो हमने कुछ नहीं किया कि यहाँ पर पीबी है, हमने क्या रख दिया, यहाँ पर पीबी रख दिया, सॉरी पीबी की जगह क्या रख दिया, एपी रख दिया। ठीक है, क्या रख दिया, एपी। तो ये जगह देखिए V1 क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या, एपी, और यहाँ जाएगा V2 क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे पीबी, और पीबी को हमने चेंज करके एपी में बदल दिया। तो ये है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए परिणामी विभव की बात करें तो परिणामी विभव हमने क्या माना, V है, तो V1 क्या निकल जाएगा, देखिए V1 निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, क्यू बटे क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अच्छा, फिर ए प्लस है ना, अब देखिए V2 क्या हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अरे बात समझ में आया, V2 की जगह हमने V1 की जगह हमने V1 का मान रखा, और V2 की जगह हमने क्या रखा, V2 का मान रखा। तो V2 मान क्या है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या, एपी। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि ये पूरा टर्म इस टर्म से क्या खत्म हो जाएगा, यानी जो V का मान निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, V इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, V इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 0। तो इस तरह से किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके जो अध्रुवीय स्थिति की बात करें या उसके निरक्षीय स्थिति की बात करें, तो उस कंडीशन में उसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, आपको इस तरह से क्वेश्चन कैसे करना है, या तो आपको ऐसे डिरेक्शन करने के लिए दे दे, और या तो ऐसे पूछ सकता है कि दिखाइए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि आसानी से किसी मतलब कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है तो उसका जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा, और अगर इस समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर दिखाएं, क्योंकि अब हमें एक साथ इस पूरे चीज को नहीं लिख पाते हैं, तो इस तरह से समझाने थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, नहीं तो हम एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पर चीज हम मिटा लगाना पड़ता है, इसलिए हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फिर से बैठ जाइए और चीजों को अच्छी तरह से पढ़िए, और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। हम समझते हैं कि आप अच्छी तरह समझे, मतलब पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।